आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान से, जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा एवं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम आपको व्याख्या के साथ बताएंगे। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, नाटूवाड़ी सुरंग, बर्डेवाड़ी सुरंग, कारबूडे सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल सुरंग। यह जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह सुरंग लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। यह एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को लगभग 9 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1955, 1954, 1956, 1953 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग एक स्वायत्त निकाय था जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए अनुशंसा करने हेतु वर्ष 1953 में की गई थी। इस आयोग के सदस्यों में फजल अली, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे। इस आयोग की कुछ सिफारिशों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, फ्लोरा और फौना क्या है? ऑप्शन है मानव और जीव, पक्षी और जीव, पौधे और जंतु, पर्वत और नदियाँ। तो फ्लोरा और फौने पौधे और जंतु। फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु है। फ्लोरा और फौना से तात्पर्य पौधे और जीव जंतुओं से है। फ्लोरा शब्द का प्रयोग पौधों के जीवन के विषय में चर्चा करने हेतु किया जाता है, जबकि फौना शब्द जीव जंतु के जीवन से संबंधित है। ये जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं, और इसमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी या एक कोशिकीय जीव, गैर पादप और गैर जंतु जीवों जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है यकृत, त्वचा, हृदय, आंत। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण होता है। यह सख्त और नमनशील है और इसमें और अपने नीचे के ऊतकों को हवा, पानी, विदेशी पदार्थों और बैक्टीरिया से बचाती है। इसके अलावा त्वचा अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंधों और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। मानव में त्वचा का वर्ण जो है वह प्रजाति के अनुसार बदलता है और त्वचा का प्रकार शुष्क से लेकर तैलीय हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस किससे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के गलने सड़ने से बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है और यह एक अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जबकि हाइड्रोकार्बन सबसे साधारण है। अगला क्वेश्चन, बरौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बरौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ऑप्शन है नागर, द्रविड़, वेसर, पंचायतन। तो बरौली के मंदिर वेसर शैली से संबंधित है। वेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। बरौली के मंदिर इसी शैली से संबंधित है। बरौली मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा कस्बे के पास स्थित बरौली गांव में है, जो ब्रह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। बरौली मंदिर को बरौली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिलती है। बरौली मंदिर के प्रमुख मंदिर हैं घाटेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर के टैंक में शिव मंदिर, वामन अवतार मंदिर, गणेश मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, अष्टमाता मंदिर, शेष शयन मंदिर।
9वीं शताब्दी में निर्मित बड़ावली मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली में निर्मित मंदिर संरचनाएं हैं, जिनमें उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार पत्थर का काम किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसबगोल की भूसी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है फूलों से, बीजों से, कली से, फली से। तो इसबगोल की भूसी बीजों से प्राप्त होती है। दरअसल इसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला एक छिलका है। इसबगोल जो है वो बीज के पर पाए जाने वाला एक छिलका है, जिसे इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति का स्थान मिस्र और ईरान है। संस्कृत में इसे स्निग्ध बीजम कहा जाता है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालौर जिले में होता है, जो इसबगोल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसबगोल एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार आदि रोगों के लिए रामबाण आयुर्वेदिक औषधि है। इसबगोल का पौधा 1 मीटर तक ऊंचा होता है, जिनमें लंबे किंतु कम चौड़े धान के पत्तों के समान पत्ते लगते हैं। विश्व में इसबगोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। इसबगोल उत्पादन जिलों में जालौर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर व जैसलमेर अग्रणी है। अगला क्वेश्चन, होहोबा जोजोबा क्या है? ऑप्शन है दलहनी फसल, खाद्यान्न फसल, रेशेदार फसल, तिलहन फसल। तो होहोबा जोजोबा एक तिलहन फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम सिमोडिसिया चिनेसी है। क्या है? सिमोडिसिया चिनेसिस है। इसका उत्पादन स्थान मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना, जो यूएसए का सोनारन रेगिस्तान है। भारत में यह इजराइल से लाया गया। यह पौधा 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले रेगिस्तानी प्रदेश में आसानी से उगाया जा सकता है। इसका तेल व्हेल मछली के तेल के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके तेल का गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है। राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम हाजरी, जो जोधपुर का में है, द्वारा इजराइल से 1965 में लाया गया था। जोधपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर और चूरू राज्य के प्रमुख जोजोबा उत्पादक जिले हैं। क्वेश्चन, इसका पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन है? इसका पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन है? ऑप्शन है जालौन, ऊटी, जयपुर, बेंगलोर। इसका पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय खूंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को झारखंड के खूंटी जिला न्यायालय में पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालन का उद्घाटन किया था। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला जिला न्यायालय है जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। इसके परिसर में लगे प्लांट से न केवल कोर्ट परिसर रोशन हो रहा है, बल्कि समाहरणालय और एसपी ऑफिस को भी बिजली दी जा रही है, क्योंकि 185 किलोवाट बिजली में से कोर्ट का केवल 69 केवी की ज़रूरत होती है। कोर्ट में इससे 390 ट्यूबलाइट्स, 125 पंखे, 30 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर, 50 सोडियम वेपर लाइट्स जलाए जाते हैं। क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित दस्तावेज, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरावार दस्तावेज, जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज, भूकंप क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज। रेड डाटा बुक जो है वो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज है। रेड डाटा बुक किसी देश या राज्य की सीमाओं के अंतर्गत विद्यमान दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों, पौधों और फफूंदियों की प्रजातियों के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों के प्रलेखन के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। इसे स्टेट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसे रेड लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन, भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन है मेट्टपालायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, प्रतापनगर जम्बूसर पैसेंजर ट्रेन।
तो भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन मेट्टापालायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। भारत में चलने वाली सबसे धीमी ट्रेन ये है। यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की मंद गति की रफ्तार से चलती है। एकमात्र पर्वतीय रेलवे है जो दक्षिण भारत में दैनिक आधार पर चल रहा है। दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है जिसकी गति 91 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगला क्वेश्चन, WWF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वेब फेडरेशन। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के लिए प्रयुक्त होता है। 1961 में स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करता है। इसका मुख्यालय वौध कहलाता है। मुख्यालय वौध VAUD वौध जो स्विट्जरलैंड में स्थित है कहलाता है। क्वेश्चन, वह किस देवता की सवारी है? ऑप्शन है भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इंद्र देवता। एक ऑप्शन गलत हो गया है। प्रश्न है कछुआ किस देवता की सवारी है? ऑप्शन है भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु। तो कछुआ जो है वो भगवान विष्णु की सवारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यराज बलि के अत्याचारों देवताओं के राजा देवराज इंद्र परेशान हो उठे थे। वह इसके निवारण के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। जब भगवान विष्णु ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए सागर में पड़े अमृत के घड़े को बाहर निकालकर पीने की सलाह दी ताकि सभी देवता अमर हो सके। सागर मंथन किया जाना था, के लिए दैत्यों का सहयोग भी जरूरी था। नारद ने दैत्यराज बलि को चालाकी से अमृत पीने का लालच देकर सागर मंथन के लिए तैयार कर लिया। अंगराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और उसे मंदरांचल पर्वत गिर्द लपेटा गया। ऐसे ही सागर मंथन शुरू हुआ कि पर्वत पानी में कोई ठोस आधार न होने के कारण डूबने लगा। इसमें भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को सहारा दिया। देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन शुरू किया। विष्णु जी के देवताओं के दुख को दूर करने के लिए कछुए के रूप में अवतार लिया और उनके मनोरथ को सफल किया। इसे कछुआ को भगवान विष्णु की सवारी कहा जाता है। क्वेश्चन में गुरुकुल प्रथा का प्रचलन कब तक रहा था? 1840, वर्ष 1850, वर्ष 1845, वर्ष 1865। में गुरुकुल का प्रथा का प्रचलन वर्ष 1850 तक रहा था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की परंपरा बहुत लंबी रही है। में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे और प्रत्येक गुरुकुल अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाने में तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान में दक्ष था। तपोस्थली में सभा सम्मेलन और प्रवचन होते थे जबकि परिषद में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। काल में धौम में च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, संदीपनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम प्रसिद्ध रहे हैं। बौद्ध काल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल जग प्रसिद्ध थे जहाँ विश्व भर में मुमुक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले आते थे। विश्व भर से भारत में मुमुक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले आते थे और जहाँ गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, भौतिकी आदि सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। हमारा देश भारत प्राचीन समय से ही गुरुकुल प्रथा के लिए प्रचलित था। क्वेश्चन, नेगेटिव देश कौन सा है? पोलैंड, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्बन नेगेटिव देश भूटान है। को विश्व का प्रथम ऋणात्मक देश माना जाता है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव देश माना जाता है क्योंकि इसके वन उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रतिवर्ष उससे अधिक मात्रा अवशोषित करते हैं। प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करता है, लेकिन देश के 72% वन आच्छादन के कारण 6 मिलियन टन से अधिक कार्बन अवशोषित करता है। 1.5 कार्बन उत्सर्जित करता है और 6 मिलियन टन अवशोषित करता है। क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का अस्थायी, देखिए कुछ गलत हो गया है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? ऑप्शन है मारिस बिल्ली, मुर्गन मोर, नंदी बैल,
भोलू हाथी। तो भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर भोलू हाथी है। शुभंकर हाथी का कार्टून है जिसके एक हाथ में हरे प्रकाश वाला लैंप है। इस शुभंकर को भारतीय रेलवे ने 150वें स्मरणोत्सव समारोह के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्घाटन 16 अप्रैल 2000 को बेंगलुरु में किया गया था। रेलवे ने 3 में इसे रूप से अपनाए रखने का निर्णय लिया। उद्घाटन 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु में किया गया, जबकि इसे भारतीय रेलवे ने 2003 से का निर्णय लिया था। कि धार्मिक पुस्तक कौन सी है? कि धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है धम्मपद, मूसा संहिता, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक का नाम मूसा संहिता है। संहिता या यहूदियों द्वारा लिखित नियम इब्रानी बाइबिल की 5 पुस्तकों से बना है। गैर यहूदियों के मध्य पुराने नियम के रूप में जाना जाता है। ये वो नियम है जो परमेश्वर द्वारा मूसा को सीनाई पर्वत पर दिए गए थे और इसमें यहूदी धर्म के बाइबिल संबंधी नियमों को शामिल किया गया था। यह पूर्णतः यहूदी धर्म के उपदेश, संस्कृति और प्रथा पर आधारित है। क्वेश्चन में नमक सत्याग्रह किसने किया था? में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, के कामराज, पोट्टी श्री रामालू, सी सुब्रमण्यम। तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालचारी ने किया था। सी राजगोपालचारी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के 100 स्वयंसेवकों के एक समूह ने अप्रैल 1930 में तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसे वेदरनयम मार्च या वेदरनयम सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मार्च के रूप में तिरुचिरापल्ली से तंजौर जिले के छोटे तटीय शहर वेदरनयम की यात्रा की गई। क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है? है करीब 2.5 करोड़, करीब 3 करोड़, करीब 4.5 करोड़, करीब 7.5 करोड़ रुपए। तो नोबेल पुरस्कार की राशि करीब 4.5 करोड़ रुपए हैं, यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए हैं। पुरस्कार में 9 मिलियन स्वीडन क्राउन की राशि दी जाती है। इसके साथ 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का पदक और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पदक के एक और नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल की छवि, उनके जन्म तथा मृत्यु की तारीख लिखी होती है। पदक के दूसरी तरफ यूनानी देवी आइसिस का चित्र, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है। कि अगर किसी कैटेगरी में 2 विजेता चुने गए तो दोनों इनाम की राशि आधी आधी बांटेंगे। अगर 3 विजेता चुने गए तो पहले विजेता को आधी रकम मिलेगी, जबकि बाकी दोनों विजेता बची हुई रकम का आधा आधा बांटेंगे। वहीं पर इससे पूर्व नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को 8 मिलियन स्वीडन क्राउन मिलते थे। नोबेल समिति ने 2011 में पुरस्कार की राशि को 10 मिलियन से घटाकर 8 मिलियन स्वीडन क्राउन कर दिया था। कॉस्ट सेविंग्स के कारण किया गया था। अब चूंकि फाउंडेशन के पास आवश्यक वित्तीय संसाधन है तो पुरस्कार की राशि को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला लिया गया। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड की, तो उन्हें अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडन बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।